students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है और प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यस, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन ही है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट अब सॉलिड की जगह क्या आ गया है, गैस आ गया है। तो थोड़ा फैक्टर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सारे के सारे चेंज नहीं होंगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक में हमारी आएगी वो है आपकी हेनरीज लॉ। ओके, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड मतलब हमारे पास क्या है, जो सॉल्यूट है वो क्या है, गैस है, और जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, लिक्विड है। हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वहां पे हमारा सॉल्यूशन बन जा रहा है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वहां पे भी हमने कहा था टेम्परेचर है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम कहेंगे सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सीसी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सीसी दैट कैन डिसॉल्व इन 1 cc of the liquid, that can dissolve in 1 cc of the liquid at that particular temperature to form a saturated solution under a pressure of 1 atm, ठीक है। तो वहां पे हमारा प्रेशर का रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारा किसका रोल आ गया है, प्रेशर का रोल आ गया है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी, कितना जो गैस है, कितना उसका वॉल्यूम जो गैस है वो डिसॉल्व होगा किसमें, 1 cc ऑफ द लिक्विड में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm, और वहां पे प्रेशर क्या होगा हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी दैट कैन डिसॉल्व इन 1 cc of the liquid to form a saturated solution at that particular temperature and under the pressure of 1 atm। तो 1 atm का प्रेशर है और टेम्परेचर हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है, मतलब जितना स्टार्टिंग में टेम्परेचर होगा एंड तक भी टेम्परेचर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड है, प्रेशर हमारा 1 atm है। तो इस कंडीशन में हम कितने सीसी गैस आपका ऐड करेंगे 1 cc ऑफ द लिक्विड में, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो ही उसका क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, ठीक है। जैसे उसके केस में सॉलिड इन लिक्विड के केस में हमने क्या कहा था, मास की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, यानी गैस भी हम किसमें ले रहे हैं, वॉल्यूम में, और लिक्विड भी हम किसमें ले रहे हैं, वॉल्यूम में। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा, क्लियर, सॉल्युबिलिटी इतना क्लियर हो बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, यानी कि लाइट डिसॉल्व लाइट, ठीक है। दोनों जो है आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनका पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो आपस में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर ये चीज नहीं होगी तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो सेम वही है, दैट इज लाइट डिसॉल्व लाइट, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। सेकेंड जो यहाँ पे फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर। Now the solubility of a gas in a liquid decreases with increase in temperature. जो solubility होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
वाई? बिकॉज जब आपका जो गैस है वो लिक्विड के साथ हम कंबाइन करके गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं, सो दिस प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी यहाँ पे हीट क्या होती है? रिलीज होती है। और अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वो जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? आपकी धीरे धीरे रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है, यानी उसकी जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जगह कहाँ जाती है? हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन। So that's why the solubility of a gas in a liquid decreases with increasing temperature. ठीक है, लेकिन यस कुछ ऐसे गैसेस हमारी होते हैं जो आपके स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट होगा तो ये होगा ही होगा बेटा। अगर आपका एक्वस सॉल्वेंट होगा, यानी कि अगर आपका सॉल्वेंट क्या है? पानी है, तो तब तो ये होगा ही होगा, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन कुछ कुछ हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, उसमें जो पार्शियली सॉल्युबल गैसेस होती है, स्पैरिंगली सॉल्युबल गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन या NH3, तो ये इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन यस थोड़ा बहुत इंक्रीज होती है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्वेंट है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्टर है, आपका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्यों कम होगी? बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इतना क्लियर हो? ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है प्रेशर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थ्री। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा प्रेशर, और इसके अंदर हम एक लॉ पढ़ेंगे एंड दैट इज हेनरीज लॉ। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक बीकर है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या रखा है? प्रेशर अप्लाई करके रखा है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आपका गैस प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा गैस प्रेजेंट है, गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? लिक्विड, और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करके रखा है? एक प्रेशर अप्लाई करके रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? इस प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा? गैस कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो अब जैसे ही मैं क्या करूंगी? आपका जो प्रेशर है उसको क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी, तो लिक्विड तो जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन जो गैस था वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रेशर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे क्या था? आपका गैस के मॉलिक्यूल्स कम थे, लेकिन प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया? उस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आपके बढ़ गए। ठीक है, मान लो पहले आपका इतना था, प्रेशर की वजह से स्पेस इतना था, तो जो गैस थे वो पूरे स्पेस में फैले होंगे ना। अब अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी तो गैस कितने वॉल्यूम में आ गए? सिर्फ इतने वॉल्यूम में, यानी उनके बीच का स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए? हमारे इंक्रीज हो गए। तो अब देखो होता क्या है बेटा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स किससे टकराते हैं? लिक्विड की सरफेस से टकराते हैं। लिक्विड से की सरफेस से टकराने की वजह से वो उसमें क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, जिसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से टकरा रहे थे उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैस की लिक्विड की सरफेस से टकराने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े थे, यहाँ पे लिक्विड की सरफेस से टकराने के लिए गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपके लिक्विड में डिसॉल्व होंगे। यानी जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर के बढ़ाने से क्या हुआ? आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और इसी को फिर हेनरीज लॉ ने अपने स्टेटमेंट में बोला। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? आपका जब आपका प्रेशर कम था तो प्रेशर के कम होने से क्या था? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे टकरा रहे थे? लिक्विड की सरफेस से टकरा रहे थे, वो आपके लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे थे।
प्रेशर के बढ़ने से क्या हुआ, अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से टकरा रहे हैं उनका नंबर बढ़ गया, और जितना नंबर बढ़ा उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ डिसॉल्व हो गए, लिक्विड में। तो लिक्विड में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई, मींस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एंड दैट इज हेनरीज लॉ। वही हमारा हेनरीज लॉ, ठीक है। तो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या है बेटा, ओके इसको नोट डाउन कीजिए, देन विल राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। सो द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ इज द मास ऑफ द गैस dissolved in given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid. In equilibrium with the liquid. That is, M is directly proportional to P, or M is equals to Kp, where K is the proportionality constant. तो हेनरीज लॉ ने क्या कहा, हेनरीज लॉ ने कहा द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। देखो यहाँ पे क्या था, जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो मैंने चेंज नहीं किया है, लेकिन प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम थी और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अभी भी उतना ही है, ठीक है। सो द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये नहीं कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, या यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी वहां पे शो होगा। तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मैंने बोला ना, सरफेस से लिक्विड टकरा रहे हैं, उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व वाला फिर वापस ऊपर आ रहा है, जैसा हमने सॉलिड में पढ़ा था डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, तो सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में वहां पे स्टेट रहेगा, ठीक है। तो आपका मास ऑफ द गैस, इस लिक्विड में कितना जो गैस है वो डिसॉल्व हुई है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस लिक्विड के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस इस लिक्विड के ऊपर, उतना ही ज्यादा मास आपका क्या होगा, डिसॉल्व होगा। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक तो सब पीते हो ना, ठीक है। जब हम कोल्ड ड्रिंक का जो आपका कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो क्या होता है, उससे एक ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस्ड होता है, यानी साउंड के साथ आपका क्या होता है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, क्योंकि उससे CO2 रिलीज होती है। क्यों, क्योंकि जब तक उसका कैप उसके ऊपर रहता है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, एक बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिस प्रेशर की वजह से उस कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस का डिसोल्यूशन होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही उस प्रेशर को हम रिलीज करते हैं तो प्रेशर के रिलीज करने से क्या होता है, जो CO2 उसमें सॉल्युबल होती है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, और वो वापस से कहाँ जाती है, एयर में आ जाती है। तो तब वो बबल्स के फॉर्म में हमें एयर दिखाई, जो CO2 है वो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, एंड दैट इज हेनरीज लॉ, ठीक है। अब यहीं पे जो डाल्टन है, डाल्टन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे आपका एक ही गैस ली है, तो उन्होंने कहा कि जब हमारा मोर देन 1 गैसेस कहाँ प्रेजेंट होती है, लिक्विड में प्रेजेंट होती है, मोर देन 1 गैसेस, ठीक है। एक गैसेस से ज्यादा हमारा क्या है, लिक्विड, मतलब वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, वो ट्राइनरी सॉल्यूशन है, टर्शियरी सॉल्यूशन है, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है वो। तो वहां पे हमारा क्या है, सॉल्यूट मान लो 2 है और सॉल्वेंट हमारा 1 है। तो सॉल्यूट 2 गैस हैं और सॉल्वेंट हमारा एक लिक्विड है, और वो दोनों गैस किस में डिसॉल्व हो रखी है, हमारी लिक्विड में डिसॉल्व हो रखी है। तो वहां पे वो जो गैस है, एक पर्टिकुलर गैस है, उसका जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, यानी उसका जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, मान लो पीए है, ठीक है, अब ये पार्शियल प्रेशर और गैस का, और उसके अंदर जो आपकी गैस डिसॉल्व है वो कितनी डिसॉल्व है, मान लो एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए और एक्स इज इक्वल टू के डैश पी, वेयर के डैश इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये था डाल्टन्स का, यानी आपका जो ए और बी गैस है उसमें से ए के मोल्स जितने डिसॉल्व है वो उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ए के मोल्स जितना उस गैस में डिसॉल्व है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उस ए गैस के थ्रू लगाए हुए प्रेशर के थ्रू, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर जो है आपका, मान लो ये लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड में ए और बी दोनों गैस प्रेजेंट है, तो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो गैस होंगे उसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो टोटल प्रेशर तो इन दोनों का होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर सिर्फ ए अप्लाई करेगा उसे क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो बी अप्लाई करेगा उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स ए के डिसॉल्व हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि ए का पार्शियल प्रेशर कितना है प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। सेम यही स्टेटमेंट था, सिर्फ हेनरीज ने एक गैस के लिए बोला, तो डाल्टन ने वहां पे क्या कहा कि अगर आपके एक से ज्यादा गैस प्रेजेंट होंगे तो वहां पे क्या चीज हो सकती है, तो वहां पे ये चीज हो सकती है। इतना क्लियर हुआ था, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, नाउ इसी को फिर हेनरी ने अपने टर्म में एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, बट आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो हेनरी ने इसको कैसे मॉडिफाई किया, PA is equals to 1 upon K dash into xi a x है, ठीक है। अब 1 upon K dash को उसने क्या लिख दिया, KH into x, ठीक है। सो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बना, PA is equals to KH into x है, where KH is the Henry constant, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या स्टेटमेंट बनाया, that partial pressure of a gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Mole fraction of the gas in the solution. तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही था, ठीक है, सिर्फ इसने क्या दे दिया, अपना स्टेटमेंट वहां पे दे दिया। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज, जो वेपर फेज है उसमें इस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मास ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, जो ए का अमाउंट होगा वो भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर कम होगा तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरीज लॉ के बेटा दो स्टेटमेंट है, वन इज दिस एंड अनदर वन इज दिस, ठीक है। ये स्टेटमेंट कब अप्लाई होगा, जब हमारा क्या होगा, सिर्फ एक ही गैस होगा, आपका एक गैस और एक लिक्विड, ठीक है। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ गैस। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जब मिक्सचर ऑफ गैस होगा तो हमारा ये स्टेटमेंट अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। जब हमारा सिर्फ एक ही गैस वहां पे प्रेजेंट होगा तो हमारा स्टेटमेंट ये होगा और फॉर्मूला ये होगा। इतना क्लियर हुआ बेटा, हेनरीज लॉ क्लियर हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द हेनरीज लॉ। यानी ये जो हेनरीज लॉ आया है इसके लिमिटेशंस क्या क्या थे, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो इसके रहे, और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या थे। Okay, first we talk about the limitation of Henry's law. Henry's law के limitation क्या क्या थे बेटा, पहला जो limitation था उसका क्या था कि ये law हमारा कब applicable होगा, when the pressure is too low and temperature is too high, ठीक है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल अंडर दिस कंडीशन, मतलब ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे जो गैस है वो एज एन आइडियल गैस बिहेव करेगी,
ठीक है, एक आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करेगी, ये वो कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे हमारा हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हेनरीज लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा, या एप्लीकेबल होगा भी तो उतनी एक्यूरेट रीडिंग्स हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड जो यहाँ पे लिमिटेशन है वो क्या है कि जो आपका गैस है वो लिक्विड के साथ आपका किसी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, यानी ना ही एसोसिएशन होना चाहिए वहां पे, ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। गैस डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन or dissociation with liquid। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो हमारे पास अमोनिया गैस है। ठीक है, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आपका एसोसिएशन हो जाता है और ये बन जाता है NH4OH। तो यहाँ पे क्या होगा, हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड HCl है, जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये HCl डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पे भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब गैस और लिक्विड आपस में कंबाइन तो होंगे लेकिन उनके बीच में कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इन दोनों केस में हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये दो लिमिटेशन है आपके हेनरीज लॉ के, यानी प्रेशर टू लो और टेम्परेचर टू हाई होना चाहिए तभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा, और जो गैस और लिक्विड है उसके बीच में कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तब आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगा। ये तो है इसके लिमिटेशन। अब पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन। फर्स्ट आएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या है, वो सारे बेवरेजेस जिनमें क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या किया जाता है, डिसॉल्व फॉर्म में रखा जाता है। तो जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बियर्स हैं, इन सब में क्या होता है, आपकी CO2 डिसॉल्व की जाती है, तो वहां पे हमारा हेनरीज लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो उन सबको क्या किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर क्या किया जाता है, आपका अंडर हाई प्रेशर आपका जो CO2 है, जो आपका कैन है, उसको क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, ताकि वहां पे CO2 क्या रहे, आपकी डिसॉल्व रहे। तो वो क्या बन जाता है, हमारा कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ठीक है, और जैसे ही हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, जो CO2 उसमें डिसॉल्व होती है वो क्या हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है, और रिमूव होने के बाद वो सिंपली क्या बचता है, बेवरेजेस। ठीक है, मान लो आप कोल्ड ड्रिंक है, अगर कोल्ड ड्रिंक को आप क्या रख दो, 2-3 आवर के लिए ऐसे ही रख दो, तो फिर उससे जितनी भी CO2 है वो क्या होती है, निकल जाती है। तो हमें वो सिंपल क्या लगता है, एक जूस लगता है, एक शुगर सॉल्यूशन लगता है। ठीक है, फिर उसमें हमें सॉफ्ट ड्रिंक जैसा कुछ लगता ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं हम सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, ऐसा लगता है हम सिंपली कोई जूस पी रहे हैं या शुगर सॉल्यूशन पी रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे जितनी भी CO2 है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। सेकेंड है हमारा इन स्कूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग। अब जो स्क्यूबा डाइविंग होते हैं, यानी कि जो अंडर सी जो हमारे डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइवर्स हमारे होते हैं, उन्हें स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं बेटा, एक सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, अब उस सिलेंडर में आपका क्या प्रेजेंट, पहले जब वो सिलेंडर बनाया गया तो उस सिलेंडर में क्या प्रेजेंट थी, नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो जब वो क्या जाते हैं, सी के अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो इनहेल करते हैं फ्रॉम द सिलेंडर। ठीक है, प्रेशर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो हमारे ब्लड में इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, इजीली हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद जो ऑक्सीजन है वो तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यूज कर लेती है, लेकिन नाइट्रोजन तो अभी भी हमारी बॉडी के अंदर ही है ना, नाइट्रोजन का तो कोई रोल ऐसा रोल है नहीं। तो जब उसके बाद फिर वो स्कूबा डाइवर्स कहाँ आते हैं, सी से ऊपर की तरफ आते हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आते हैं तो जो प्रेशर है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है,
प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में मिक्स था वो नाइट्रोजन ब्लड से डिटैच होने लगता है और हमारी बॉडी से बाहर आने लगता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो वो बबल्स की फॉर्म में हमारे टिश्यूज और सेल से बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे एक डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट डिजीज इज नोन एज बेंड डिजीज। उसको क्या कहते हैं? बेंड डिजीज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्कूबा डाइवर्स में मिलने लगी। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, उस स्कूबा डाइवर के सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो थी, उसके साथ साथ वहां पे क्या कर दिया, हीलियम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, हीलियम के इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, एक तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, और दूसरा जब आपका रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन तो उसके साथ क्या रिलीज हो रहा है, हीलियम भी रिलीज हो रहा है। तो जो बबल्स प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटीज वहां पे है उसको हीलियम बहुत ज्यादा क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो जो ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस होती है ये भी, इसके चांसेस भी बहुत ही क्या हो जाते हैं कम। ऐसा नहीं कहूंगी कि चांसेस नहीं हो रहते, वहां पे चांसेस रहते हैं लेकिन बहुत ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनके सिलेंडर में क्या फिल था, पहले नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब उनके सिलेंडर में क्या फिल होता है, हीलियम भी फिल होता है। क्यों हीलियम फिल होता है, ताकि जो आपका बेंड जो डिजीज है उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट, उसको उससे जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों, क्योंकि जब हम सरफेस की तरफ आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो हमारे ब्लड में मिक्स हुआ है वो हमारे ब्लड से डिटैच होके हमारे टिश्यूज और सेल से इन द फॉर्म ऑफ बबल्स बाहर निकलता है। तो वो बबल्स हमारी बॉडी में क्या क्रिएट कर देते हैं, बेंड डिजीज को क्रिएट कर देते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए वहां पे क्या ऐड किया गया है, फिर आपका हीलियम ऐड किया गया। ठीक है, तो पहला तो आ गया इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, दूसरा आ गया इन द स्कूबा डाइविंग। ठीक है, तीसरा आ जाएगा इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। तो फंक्शन ऑफ लंग्स में भी हमारा हेनरीज लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। कैसे होता है, देखो बेटा, जब हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, लंग पहले तो लंग्स में जाती है ना, लंग्स से फिर और जगह जाती है। तो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, क्योंकि लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे कहाँ पहुंचता है, टिश्यू में पहुंचता है। तो क्योंकि टिश्यू में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है, तो वो हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं। और उस ऑक्सीजन को कौन यूज कर लेता है, फिर हमारा सेल यूज कर लेता है टिश्यू से। ठीक है, मींस ऑक्सीजन हमने इनहेल किया लंग्स में, क्योंकि लंग्स का पार्शियल प्रेशर, लंग्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था वो क्या था, ज्यादा था। तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है वो कंबाइन हो गए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे कहाँ पहुंचा, टिश्यूज में पहुंचा। अब टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, कम है, तो वो हीमोग्लोबिन से डिटैच हो गया, और जो ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन से डिटैच वाला, वो किसने यूज कर लिया, सेल ने यूज कर लिया। तो इस वे में हमारा हेनरीज लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल हो गया। पार्शियल प्रेशर ज्यादा था लंग्स में, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कम था, इसलिए सॉल्युबिलिटी घट गई, तो वो हीमोग्लोबिन से अलग हो गया और लंग्स में वो हीमोग्लोबिन पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिमिटेशंस हैं और ये हमारे एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो फर्स्ट हमारा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड। तो उसका मतलब क्या है आपका, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी हम 1 cc ऑफ द लिक्विड में ऐड करें टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर अ प्रेशर ऑफ 1 atm, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब उस सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो मिसिबल होंगे, अदरवाइज वो मिसिबल नहीं होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड, टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड डिक्रीजेस बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन कुछ गैसेस ऐसे हैं जो स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, उनकी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर।
ठीक है। थर्ड उसके बाद आया हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। एंड दिस इज द हेनरीज लॉ, दैट इज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और M इक्वल्स टू K। वहीं पे फिर डाल्टन आए। डाल्टन ने कहा कि अगर हमारे मिक्सचर ऑफ गैस प्रेजेंट होंगे तो उस समय कितना मोल फ्रैक्शन एक गैस का उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितना पार्शियल प्रेशर उस गैस ने उस लिक्विड पे अप्लाई किया है। ठीक है, मींस Xi P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, फिर इसी को हमारा किसने मॉडिफाई किया, हेनरीज लॉ ने मॉडिफाई किया और उसने क्या कहा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, दैट इज Pa is directly proportional to Xi और Pa is equals to KHA where KH is the Henry's constant। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या पढ़े, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब प्रेशर टू लो होगा और टेम्परेचर टू हाई होगा, और ये तब एप्लीकेबल होगा जब गैस और लिक्विड के बीच में कोई भी रिएक्शन, एसोसिएशन, डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज। क्लियर बेटा? ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।